जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटोन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल सीपीओ या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बहुत ही कम समय में हम लगभग 100 के आसपास आर्टिकल रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। इससे पहले भी हमने इंडियन हिस्ट्री की सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट है, तो वो सारी पीडीएफ भी आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 1। इसके अंदर नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन दिया गया है, यानी भारत का जो नाम है, इंडिया भारत, वो आर्टिकल नंबर 1 के अंदर ही है। और भारत के क्षेत्र के बारे में भी इसी आर्टिकल के अंदर बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 2 आता है दोस्तों। इसके अंदर हमें नए राज्य और स्थापना या नए राज्य का प्रवेश जैसे होता है या किसी नए राज्य की स्थापना की जाती है, तो आर्टिकल 2 के तहत वो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम 1975 से पहले एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन कुछ प्रशासनिक समस्याओं के कारण वहां के लोगों ने जनमत संग्रह से भारत के अंदर विलय का एक डिसीजन लिया था और भारत ने सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया था। तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। आर्टिकल नंबर 3 है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ रेड। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3 है दोस्तों। इसके अंदर क्या बताया गया है, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और नाम में अगर कोई परिवर्तन वगैरह करना है, तो आर्टिकल नंबर 3 बताता है। जैसे कोई मौजूदा राज्य है, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, तो वो एक ही राज्य से दो राज्य बने थे, तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत बने थे। किसी राज्य का नाम वगैरह चेंज करना है या एरिया के अंदर कोई परिवर्तन करना है, तो आर्टिकल 3 के तहत वो सब कुछ होता है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 5, काफी इंपोर्टेंट है। इसके अंदर नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक इनके अंदर आर्टिकल जो ये है, सिटीजनशिप के बारे में यहाँ पे प्रावधान दिए गए हैं। आगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 10। इसके अंदर बताया गया है कि जो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो भारत की एक बार नागरिकता अगर किसी को मिल गई, तो उससे हम वो नागरिकता छीन नहीं सकते। कुछ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जिससे हमारे देश को खतरा है, देश विरोधी वो कार्य करता है, तो फिर हम उसकी ये नागरिकता छीन सकते हैं। भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। अदरवाइज सिंपल केस में किसी की नागरिकता हम नहीं छीन सकते। आगे दोस्तों आर्टिकल 11 आता है। 11 के अंदर बताया गया है कि संसद जो है वो नागरिकता से संबंधित सारे के सारे कानून बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद, यानी कि पार्लियामेंट सारे के सारे कानून नागरिकता से संबंधित बनाती है। आगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। जैसे हम सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, उसके अंदर हम जगह जगह पे राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा। तो सारा का सारा यही राज्य की, इसी राज्य की डेफिनेशन आपको आर्टिकल नंबर 12 के अंदर मिलेगी। आर्टिकल नंबर 14 इसके बाद आता है। यहाँ से दोस्तों 12 से लेकर 35 तक हमारे क्या होते हैं, 12 से लेकर 35 तक हमारे होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट सारे। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के आगे समानता, सभी व्यक्तियों के लिए हमारा कानून सेम होगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई विधायक हो या कोई गरीब आदमी हो, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है, तो कोई भी हो चाहे, तो सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कोई व्यक्ति पैसे का लालच वगैरह देके अपने आप को नहीं बचा सकता, चाहे वो किसी बड़े पद पर हो या चाहे वो कोई गरीब आदमी हो। सभी के लिए कानून हमारा सेम है। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि किसी की जाति क्या है, धर्म क्या है, छोटी जाति क्या है, बड़ी जाति क्या है, जन्म कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 ये बोलता है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 16 के ऊपर। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर कोई गवर्नमेंट जैसे नौकरियां निकालती है, वैकेंसी वगैरह निकालती है, तो सभी के सभी वहां पे आवेदन दे सकते हैं। सभी के लिए अवसर वहां पे समान दिए गए हैं। हाँ, रिजर्वेशन का केस थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम आगे रिजर्वेशन के बारे में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया आर्टिकल 16 के अंदर कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है तो। आर्टिकल 17 के अंदर बोला गया है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये पहले बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, जैसे कि छुआछूत इसको बोलते हैं, कि हम वहां पानी नहीं पिएंगे, उनके घर का हम पानी नहीं पिएंगे, उनको हम नहीं छुएंगे। तो इसका अंत किसके अंदर किया गया? आर्टिकल 7 के अंदर, 17 के अंदर अस्पृश्यता का
अंत किया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब उपाधियां। उपाधियां क्या होती हैं दोस्तों? जैसे पुराने टाइम में हम पढ़ते थे कि अंग्रेजों ने उनको केसरे हिंद की उपाधि दे दी, पंजाब केसरी की उपाधि दे दी, तो इन सारी उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर किया गया है। बस जो हमारी मिलिट्री है और जो एकेडमिक, एकेडमिक यानी कि जैसे डॉक्टरेट की कोई पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी किसी ने की है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर लगा सकता है, ठीक है। मिलिट्री जैसे कर्नल हो गए, जनरल हो गए, सूबेदार, मेजर वगैरह, ये उपाधियां नहीं है, ये पद हैं दोस्तों, ठीक है। तो इनको छोड़ करके बाकी सारी उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। इसके बाद आता है आर्टिकल 19, ये भी दोस्तों हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट, कुछ राइट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि स्पीच, बोलने का हमें अधिकार है। एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या अधिकार यहाँ पे हमें दिए गए हैं। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, के हमें जो हमारे विचार हैं हम उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की हमें स्वतंत्रता है। उसके बाद टू असेंबल पीसफुली, कि हम शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पे सम्मेलन कर सकते हैं, हम इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। उसके बाद हमें संघ बनाने की या कोई संगम, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, हमें यूनियन बनाने की हमें स्वतंत्रता दी गई है इस आर्टिकल के अंदर। और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने की हमें स्वतंत्रता है, किसी भी एरिया के अंदर हम जा सकते हैं घूमने के लिए भारत के अंदर। उसके बाद भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है इस आर्टिकल के अंदर, कि कहीं पर भी जाकर हम निवास कर सकते हैं, हम रह सकते हैं वहां पर। आगे कोई भी व्यापार या कारोबार करने की हमें स्वतंत्रता दी गई है, किसी भी टाइप का मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यापार हम कर सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। आगे दोस्तों आर्टिकल 20, इसके अंदर बताया गया है कि अपराधों के लिए दो सीधी से संबंधित है ये, यानी कि अगर एक अपराध आप करोगे तो उसकी आपको एक ही सजा दी जाएगी। मान लेते हैं कि आपने कोई भी क्राइम किया है, कोई आपने चोरी वगैरह की है, अगर एक एक टाइम पे आपने एक चोरी की है तो उसकी आपको एक ही सजा दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दोबारा से चोरी करोगे और बड़ी मतलब 2-3 बार आप चोरी करोगे तो उसके लिए आपको सजा बढ़ा के भी दी जा सकती है। जैसे अगर आप एक मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया, अगर आपने एक खून किया तो आपको मान लेते हैं 10 साल से लेकर 14 साल की आपको सजा हो गई। लेकिन अगर आप 2 या 3 खून कर देते हैं फिर आपको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। आगे आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की यहाँ पे सुरक्षा की हमें यह गारंटी दी गई है कि हमारे हमसे कोई हमारा जीवन नहीं छीन सकता, कि हम ये हमारी जिंदगी है इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये बोलो कि फांसी वगैरह कैसे दी जाती है, फिर लोगों को फांसी भी तो दी जाती है, तो इसके लिए अलग से प्रावधान है दोस्तों, जो आर्टिकल 22 के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कोई बड़ा मतलब खतरनाक अपराध व्यक्ति कोई करता है तो उसको सजाए मौत भी दी जा सकती है, फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इसके अंदर दो टाइप के डिटेंशन दिए गए हैं। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन, उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया है तो उस केस में प्यूनिटिव डिटेंशन होगा। इसके अंदर अपराधी को मतलब गिरफ्तार किया जाता है उसको वारंट दे करके। लेकिन अगर कोई खतरनाक अपराध है तो बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद 24 घंटों के अंदर उस व्यक्ति को मतलब मजिस्ट्रेट या जज के सामने पेश किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को अपना वकील करने की, अपना मनपसंद वकील करने की यहाँ पे आजादी दी गई है। पहला प्यूनिटिव के अंदर ये बताया गया है। प्रिवेंटिव के अंदर दोस्तों, जब पता चले कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है तो अपराध करने से पहले भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति मतलब ये आशंका है कि काफी ज्यादा नुकसान, काफी ज्यादा हिंसा यहाँ से होने वाली है, तो उसको 3 महीने के लिए डिटेंट किया जा सकता है बिना किसी वारंट के, ठीक है। नजरबंदी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नजरबंदी का मतलब होता है घर के अंदर ही गिरफ्तार कर लेना, एक टाइप से किसी से बात नहीं करने देना, किसी से मिलने नहीं देना। इसके प्रावधान आपको आर्टिकल नंबर 22 के अंदर मिलेंगे। आगे है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? कि मानव यातायात और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दोस्तों ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप समझते होंगे, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बंदी बना बनाकर, जैसे लड़कियों के साथ ज्यादा होता है कि लड़कियों को छोटी उम्र में कहीं से उठा करके उनको अगवा करके ले जाया जाता है, उनको फिर आगे बेच दिया जाता है। तो इस टाइप की चीजों के ऊपर आर्टिकल नंबर 23 के अंदर प्रतिबंध लगाया गया है कि ये इलीगल काम है जो भी है। आगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अंदर बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे होंगे उनसे आप किसी कारखाने के अंदर या कोई भी फैक्ट्री वगैरह के अंदर आप उनको काम पे नहीं लगा सकते। आर्टिकल 25 आता है दोस्तों। आर्टिकल 25 के अंदर बताया गया कि धर्म के अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। इसका मतलब सिंपली क्या है कि भारत के अंदर जितने भी धर्म है आप उनमें से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो धर्म आपको अच्छा लगे उसको आप अपनाइए, ठीक है।
आर्टिकल 26 के अंदर क्या दिया गया है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रबंध की स्वतंत्रता मतलब जैसे अगर आप हिंदू हैं तो आप मंदिर वगैरह बनवा सकते हो, आप मुस्लिम हो तो आप मस्जिद वगैरह बनवा सकते हैं। इनके सारे प्रबंध जैसे पुजारी वगैरह होते हैं या जो काजी वगैरह होते हैं, इनके बारे में आप यहाँ पे दिया गया है कि एक अच्छे तरीके से आप बिना लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाए, आप अपने धर्म के प्रबंध की व्यवस्था कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल नंबर 27 के अंदर क्या दिया गया है, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। जैसे होता है ना कि कई बार हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के अंदर दान वगैरह करते हैं, ठीक है, काफी बड़ी मात्रा में कई लोग दान वगैरह करते हैं, तो उनके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो उन्होंने दान दिया है उस दान के ऊपर एक टाइप से करों के भुगतान के रूप में वो स्वतंत्र होते हैं, उनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता जो हम दान वगैरह करते हैं। आर्टिकल 28 के अंदर क्या कहते हैं, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में दोस्तों अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो डिटेल में वीडियो पढ़ी है, लेकिन हम सिंपली आपको अगर सिंपल भाषा में बताएंगे आर्टिकल 28 क्या कहता है। जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, स्कूल वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट जिन स्कूलों को जिन संस्थानों को चलाती है, तो उनके अंदर जबरदस्ती आपको किसी रिलीजन को मानने या किसी रिलीजन की प्रैक्टिस करने के ऊपर आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी आपके साथ। लेकिन जो संस्थान किसी ट्रस्ट वगैरह ने बनाए हैं, तो जो जो ट्रस्टी होते हैं, जो संस्था बनाते हैं, वो अपने स्पेशल धर्म जो उनका होता है वो थोड़ा बहुत उनका प्रचार कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाए। जैसे चर्च वगैरह होती है, तो चर्च वगैरह में आप जो ईसाई वगैरह लोगों के थोड़े ट्रेडिशन उनके जो कस्टम्स होते हैं उनको करवाते हैं कई बार, लेकिन वो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप किसी और को भी ऐसे जबरदस्ती किसी के साथ कर सकते हो। तो आर्टिकल 28 सिंपली ये बोलता है। आर्टिकल 29 के अंदर क्या आता है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। जो माइनर माइनर लोग होते हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनके हितों की सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 29 के अंदर बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 30 दोस्तों कहता है कि अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का इनको अधिकार है, कि अल्पसंख्यक लोग भी संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का इनको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 30 के अंदर। आगे आर्टिकल 32 दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्टिकल 32 को खत्म कर दिया जाए तो ये समझ लो कि आपके मूल अधिकार ही खत्म हो गए हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसी संस्था ही नहीं बचेगी जहां पे आप अपने मौलिक अधिकारों को लेकर कोई शिकायत कर सको कि मेरे मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, अगर कोई ऐसी संस्था ही नहीं बचेगी तो फिर मौलिक अधिकारों का काम ही क्या रह जाएगा। तो आर्टिकल 32 दोस्तों ये बोलता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो। आर्टिकल 32 ये बोलता है, हार्ट एंड सोल बोला गया है इस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसी के अंदर आपको रिट जो रिट्स वगैरह दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो रिट जारी करवा यहाँ से रिट जारी किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है आर्टिकल 39 ए। इसके अंदर बोला गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। मुफ्त कानूनी सहायता क्या होती है, मतलब दोस्तों जैसे कोई गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उसको इन कई चीजों का ज्ञान नहीं होता, तो अगर उसके साथ कोई गलत काम होता है तो वो कोर्ट के अंदर जाके वकील करता है। ठीक है, लेकिन उसको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो जो भारत सरकार है उसको फ्री सहायता देगी, फ्री लीगल एड देगी, उसको वकील करवा के वकील प्रोवाइड उसके लिए किया जाएगा, तो इनको बोलते हैं फ्री लीगल एड। आगे है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, गांधी जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया था कि गांवों के अंदर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और एक्चुअल में दोस्तों गांवों का जो विकास होता है वो पंचायत के थ्रू ही होता है। कोई विधायक या कोई एमएलए वगैरह आकर गांवों का इतना विकास नहीं करवाता, केवल पंचायत मतलब इलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं, थोड़ा बहुत चक्कर वगैरह लगा के चले जाते हैं। तो आर्टिकल 40 बोलता है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे दोस्तों आर्टिकल 44 जिसके बारे में बहुत ज्यादा अभी मतलब रिसेंट के अंदर चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए हमारे देश के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम जैन बुद्ध सिख ईसाई, सबके लिए कानून एक जैसे होने चाहिए। शादी को लेकर कर होता है, जैसे मुस्लिम धर्म के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति 4 शादियां कर सकता है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन जैसा आर्टिकल 14 की अगर बात करें, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो अगर देखा जाए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 44 दोनों का जो जो आर्टिकल दिए गए हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आर्टिकल 14 के अंदर सबको समान बताया गया है, लेकिन आर्टिकल 44 के थ्रू अगर देखें तो मुस्लिम महिलाओं के साथ थोड़ा सा मतलब भेदभाव किया जा रहा है। तो आर्टिकल 44 कहता है कि सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लाई जाए, प्रदेश ऐसा कोशिश करेगा।
आगे आर्टिकल 45 के अंदर बोला गया है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, स्टेट ऐसा बोलता है। आर्टिकल 46 क्या कहता है दोस्तों कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब जो ये बैकवर्ड क्लास वगैरह है, जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, इनके जो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इनको जो स्टेट है वो बढ़ावा देगा, इनको जागरूक करेगा, इनको अधिकारों के बारे में बताएगा। कई लोग बहुत गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, किसी को पता नहीं होता, तो स्टेट क्या करेगा, काफी सारे अभियान चलाएगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था, सब पढ़ें सब बढ़े, बच्चे स्कूल चले, ऐसे अभियान चलाए जाते थे। तो मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह किए जाते थे। ये क्यों किए जाते थे? ताकि जो गरीब, जो निचले वर्ग के लोग हैं, ये भी मतलब थोड़े जागरूक हो सके। तो आर्टिकल 46 के अंदर इन्हीं के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए। आर्टिकल 48 बोलता है दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में जो भी आज के टाइम में टेक्निकल जो एडवांसमेंट आई है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है, तो इनके बारे में लोगों को बताया जाए अच्छे तरीके से। मतलब उत्पादन के लिए जो हमें चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, उन सभी के बारे में बताया जाए। जैसे जो काम ट्रैक्टर के साथ किया जा सकता है वो बैल से ना करवाया जाए। और कसाई खानों के ऊपर प्रतिबंध वगैरह जो लगाया गया है वो भी इस आर्टिकल के अंदर 48 के अंदर लगाया गया है। इसके अंदर ये भी बोला गया है कि जो दुधारू पशु होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उनको नहीं मारा जाए। तो सभी इस आर्टिकल के अंदर बताए गए हैं। आर्टिकल 49 कहता है दोस्तों प्राकृतिक महत्वों और स्थानों का संरक्षण, यानी कि जो पुराने कुछ हैं, जो जगह है, जैसे कई मकबरे हैं, कई मस्जिदें हैं, या बहुत से स्थान हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, नेचुरल, जो नेचुरल इंपॉर्टेंस उनकी होती है। कई झीलें हो गई, कई मतलब कुछ ऐसे वेटलैंड हो गए, तो उन जो स्थानों की सुरक्षा के बारे में आर्टिकल 49 के अंदर बताया गया है। जो हमारे लिए महत्व के स्थान है, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, आर्टिकल 49 के अंदर। आगे है दोस्तों आर्टिकल नंबर 50। ये बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी क्या होती है दोस्तों? ये न्यायपालिका इसको बोलते हैं। यानी कि जो जैसे लेजिस्लेचर, हमारी जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, वो होती है विधायिका, और ये जो कार्यपालिका होती है, इन बनाए गए नियमों को लागू करवाती है कार्यपालिका। तो न्यायपालिका देखती है कि जो हमने नियम बनाए हुए हैं वो ठीक तरीके से हैं भी कि नहीं, लोग उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या किसी के जो अधिकार है उनका हनन तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें न्यायपालिका देखती है। ठीक है, न्याय वगैरह करने का काम न्यायपालिका करती है। तो आर्टिकल 50 के अंदर ये बोला गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग बताया गया है। आर्टिकल नंबर 50 के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से। आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंटरनेशनल पीस और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आर्टिकल नंबर 51 बताता है। आगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 52 के अंदर बताया गया कि भारत देश का एक प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट के बारे में किसके अंदर बताया गया है? आर्टिकल 52 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 53 के अंदर दोस्तों शक्तियों के बारे में बताया गया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी कि राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, इनके बारे में आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल 54 क्या बोलता है कि जो हमारा राष्ट्रपति होगा उसको इलेक्शन के बेस पर ही मतलब इलेक्ट किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 54 में। और आर्टिकल जो 55 है, इसमें पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है कि आर्टिकल ये सॉरी इलेक्शन जो है वो किस टाइप से होगा। ठीक है, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, वो सारा का सारा इस आर्टिकल नंबर 55 के अंदर बताया गया है, चुनाव की प्रक्रिया। आर्टिकल नंबर 57 बोलता है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन। री इलेक्शन, दोबारा से पद पर बैठने हेतु जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो आर्टिकल नंबर 57 में दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 60 बोलता है दोस्तों ओथ या शपथ के बारे में, प्रेसिडेंट की शपथ को कौन दिलाएगा, क्या क्या प्रोसीजर होंगे, तो वो सारे के सारे आर्टिकल नंबर 60 के अंदर बताए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से आर्टिकल। आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, के जो प्रेसिडेंट को होता है वो इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता है। कौन कौन से वो केस होते हैं जिनके अंदर इम्पीचमेंट लगाई जा सकती है, कैसे मतलब संसद के जो भाग होते हैं उनके अंदर ये पेश किया जाएगा, जो कितने दिन पहले बताया जाएगा, कैसा सारा का सारा प्रोसेस आपको आर्टिकल नंबर 61 के अंदर बताया गया है। डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियोस पढ़ी है, अभी सिर्फ हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 63 आता है दोस्तों, ये बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। और आर्टिकल नंबर 64 क्या बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि जो ये वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा के अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 66 के बारे में। ये इलेक्शन के बारे में बताता है। आर्टिकल 66 किसका इलेक्शन? वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल नंबर 54 के बारे में था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल नंबर 66 है
ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 72 बोलता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के पास किसी की सजा वगैरह क्षमा करने की भी शक्तियां होती हैं। ये आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। मंत्री परिषद का मतलब जो भी कैबिनेट हमारा होता है, प्रधानमंत्री, जो मिनिस्ट्री की, मतलब जैसे कोई गृह मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है, कोई सड़क और परिवहन मंत्री है, तो ये सारे मंत्री परिषद के अंदर आते हैं। इनके बारे में आर्टिकल 74 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 76 के बारे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ये महान्यायवादी होता है। ये होता क्या है दोस्तों, जैसे कोई, मतलब कानूनी कोई काम आ गया, जैसे कोई केस वगैरह आ गया, किसी ने सरकार के खिलाफ कोई केस वगैरह कर दिया, तो उस केस से संबंधित अपनी सलाह देने के लिए एक अटॉर्नी जनरल होता है भारत का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 के बारे में, 76 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 दोस्तों, पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होंगे। आर्टिकल 80, 81, 79 और 80, 81, ये तीनों आर्टिकल दोस्तों सीक्वेंस के अंदर है। 79 में है पार्लियामेंट। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। एक प्रेसिडेंट भी होता है दोस्तों, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 80 बोलता है राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 81 बोलता है लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 83 दोस्तों इनके ड्यूरेशन के बारे में बताता है, जो सत्र चलते हैं सदनों के, उनकी अवधि कितनी होगी, वो सारा का सारा आर्टिकल 83 के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 88 में दोस्तों, राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एंड मिनिस्टर, जो भी मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल है भारत का, उनके क्या क्या अधिकार हैं, इनके बारे में आर्टिकल 88 के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 93, 93 के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 93 के अंदर इनके बारे में बताया गया है। आगे आर्टिकल 105 दोस्तों, आर्टिकल 105 के अंदर संसद के विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया कि संसद के पास क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से वो कानून बना सकते हैं, क्या क्या शक्तियां, विशेषाधिकार उनके पास हैं। किसके पास? पार्लियामेंट के पास। आगे आर्टिकल 108, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट वगैरह आ गया किसी बिल को लेकर के, तो जो राष्ट्रपति है वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जो हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं, वही इस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। इसके बारे में आर्टिकल 108 के अंदर बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल 109, स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल की जो धन विधेयक की जो प्रक्रिया होती है, ये आर्टिकल 109 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 110 के अंदर डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दी गई है कि मनी, कौन सा बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, मनी बिल मतलब पैसे से रिलेटेड कोई बिल, और बिना मनी बिल वाला मतलब उसका क्या मतलब है? बिना पैसे का कोई बिल जैसे। ठीक है, तो 110 के अंदर बताया गया है कि डेफिनेशन क्या होगी मनी बिल की। आगे 112, आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताता है दोस्तों, जो वार्षिक बजट हर साल आता है उसके बारे में कहाँ पे बताया गया है? 112 के अंदर बताया गया है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आर्टिकल 123, इसके अंदर राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 123। अब अध्यादेश होता क्या है? जैसे हमारे पार्लियामेंट कानून वगैरह सारे पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट के सत्र होते हैं दोस्तों, 3 सत्र होते हैं, लेकिन अब बाई चांस जैसे कोई सत्र नहीं चल रहा किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे कानून कौन बनाएगा फिर? तो उस टाइम पे अगर इमरजेंसी के अंदर कोई कानून बनाना पड़ जाए, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अध्यादेश। तो इसके बारे में आर्टिकल 123 के अंदर बताया गया है, इमरजेंसी टाइम पे कोई कानून अगर बनाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति वो कानून बना सकता है। आगे आर्टिकल 124 के अंदर दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का एक, आर्टिकल 124 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 125 बताता है जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी सैलरी के बारे में, उनके वेतन के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 125 बताता है। आर्टिकल 126 में दोस्तों, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है आर्टिकल 126 के अंदर। और अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में बताया गया है आर्टिकल 127 के अंदर। एडहॉक जजेस कौन से होते हैं दोस्तों? ये परमानेंट जज नहीं होते हैं, ये किसी विशेष काम या किसी विशेष केस के टाइम इनको अपॉइंट किया जाता है थोड़े ही टाइम के लिए, तो इनको बोलते हैं एडहॉक जज। या फिर जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की मतलब कोरम पूरी नहीं होती, 6 मेंबर 6 जज पूरे नहीं होते, तब एडहॉक जज को वहां पे थोड़े टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये आर्टिकल 127 बताता है। आर्टिकल 128 क्या बोलता है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, उनको प्रॉपर जज नहीं बोला जाएगा, लेकिन उनको सारी की सारी वही पावर दी जाएंगी, वही फैसिलिटी दी जाएंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज को दी जाती हैं। कुछ टाइम के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। तो आर्टिकल 128 के अंदर क्या बताया गया है? रिटायर्ड जज कैसे किस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर सकते हैं।
आगे दोस्तों आर्टिकल 129। 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड कोर्ट होगा। रिकॉर्ड कोर्ट मतलब जो भी कार्यवाही, जो भी यहाँ पे केस आते हैं, जो भी यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, सबको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब सबका रिकॉर्ड रखा जाता है प्रॉपर तरीके से। आर्टिकल 129 के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा। आगे आता है दोस्तों आर्टिकल 143। 143 बोलता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल, सॉरी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो आर्टिकल 143 के तहत वो सलाह ले सकते हैं। आगे आर्टिकल 148 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अंदर हमने 100 के आसपास जो भी आर्टिकल लिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 148 में बताया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है। जो भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके खातों का, उनकी बहियों का लेखा जोखा जो रखती है, जो रखता है, वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आर्टिकल 148। आगे आर्टिकल 153 है दोस्तों। ये यहाँ से स्टेट स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले हम संघ की बात कर रहे थे, यानी कि केंद्र की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारा राज्य स्टार्ट हो जाता है। आर्टिकल 153 के अंदर क्या आता है? आर्टिकल 153 बोलता है कि स्टेट का, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। जैसे वहां पे राष्ट्रपति होता था, यहाँ पे गवर्नर है। आर्टिकल 154 के अंदर यहाँ पे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर की क्षमादान शक्तियां बताई गई हैं। जैसे आर्टिकल 72 72 बोलता था ना कि प्राइम जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पार्डनिंग पावर होती है, तो यहाँ पे आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर के पास भी ये पावर होती है। आर्टिकल 165 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 165 बोलता है कि एडवोकेट जनरल होगा हर एक स्टेट का। जैसे वहां पे अटॉर्नी जनरल था, जो कानूनी कुछ काम थे, कानूनी कामों में सलाह देने के लिए, किसी केस के अंदर सलाह देने के लिए सरकार को, वो अटॉर्नी जनरल था। तो यहाँ पे स्टेट के पास क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। ये आर्टिकल 165 के अंदर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों आर्टिकल नंबर 213। 213 के अंदर बताया गया है राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट करता था आर्टिकल 123 के अंदर, वैसे ही 213 के अंदर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 214 है हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 के अंदर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था, वहीं पे बस इसके डिजिट को चेंज कर दिया गया है। आर्टिकल 214 क्या बताता है हमें कि हर एक स्टेट के अंदर एक मतलब हाई कोर्ट होगा। उसके बाद आर्टिकल 215 बोलता है कि हमारा जो उच्च न्यायालय होगा वो एक रिकॉर्ड कोर्ट होगा। यहाँ पे जितने भी कार्य किए जाएंगे, जितने फैसले वगैरह सुनाए जाएंगे, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे। आगे आर्टिकल 226। 226 के अंदर, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर हमने बताया था कि रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही आर्टिकल 226 के अंदर रिट जारी कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है 226 के अंदर। आर्टिकल 233 के अंदर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जजों की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। ये अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? ये गवर्नर करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 243 बी क्या बताता है कि पंचायतों के गठन के बारे में। आर्टिकल 243 बी बताता है दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हो गए पंचायतों के गठन करने के। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आर्टिकल नंबर 266, 266 और 267, ये फंड्स के बारे में, या जो हमारे जैसे 3 प्रकार के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड, और एक होता है हमारा कॉन्टीजेंसी फंड। तो 266 के अंदर हमें कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड के बारे में बताया गया। ये फंड क्या होते हैं दोस्तों? जैसे गवर्नमेंट कोई भी खर्चा वगैरह करती है, तो वो खर्चा कहाँ से करती है? तो इन्हीं फंड से करती है। जो हम टैक्स वगैरह देते हैं, जो लोन वगैरह होते हैं, वो सारा कहाँ पे जाता है? इन्हीं फंड के अंदर जाता है। यहीं से गवर्नमेंट फिर खर्चे वगैरह करती है। आगे कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी का मतलब यही होता है, जैसे कोई मतलब इमरजेंसी के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जिसके बारे में सरकार ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं, और अचानक से करने पड़ गए। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, भूकंप वगैरह आ गए, या कोई मतलब फ्लड वगैरह आ गई, तो वहां वो खर्चे कहाँ से करती है? इसी आकस्मिकता निधि से वो खर्चे करती है गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 267 के अंदर बताया गया है। तो 266 और 267 को याद रखिएगा। आगे आर्टिकल नंबर 279 ए के बारे में बताया। इसके अंदर किसके बारे में बताया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा जीएसटी होता है, इसके बारे में सारी सारी बातें बताई गई हैं 279 के अंदर। आगे आर्टिकल 280 वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। फाइनेंस कमीशन दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इसके बारे में आर्टिकल 280 के अंदर बताया गया है। आगे आर्टिकल 300 ए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति को रखने का अधिकार। ये आज के टाइम में दोस्तों एक लीगल राइट है। पहले ये कौन सा राइट होता था? फंडामेंटल राइट की श्रेणी के अंदर आता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 300 ए में डाल दिया गया, लीगल राइट की श्रेणी के अंदर इसको डाल दिया गया। आर्टिकल 301 दोस्तों हमें किस चीज की स्वतंत्रता देता है? व्यापार, वाणिज्य और संभोग करने की हमें स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल देता है?
आर्टिकल 301 देता है। आगे आर्टिकल 315 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जो यूपीएससी है और जो हमारी स्टेट जो सर्विस कमीशन है उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 315 के अंदर। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ दोनों से। 315 जो यूपीएससी या जो स्टेट सिविल सर्विस जो संघ है उनके बारे में, और 324 हमें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है, पूरा पूरा इसके अंदर बताया गया है। आर्टिकल 325 के अंदर क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होता। इस बात का सीधा मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति मतलब कोई जैसे अलग अलग जातियों के हमारे पास यहाँ पे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो वो ये डिमांड नहीं कर सकते कि हमारे लिए अलग से कोई वोटिंग लिस्ट बनाई जाए, कोई अलग से इलेक्टोरल रोल हमारे लिए बनाया जाए। जैसे इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट जारी करता है ना, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी या कोई एरिया है उसकी पूरी वोटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति अपने लिंग या अपने धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ये नहीं कह सकता कि मेरे को इस इलेक्टोरल रोल के अंदर नहीं होना, मेरे लिए अलग से बनाई जाए या हमारे समुदाय के लिए अलग से बनाई जाए, तो वो यहाँ पे नहीं कर सकते, आर्टिकल 325 के अंदर बताई गई है। आगे दोस्तों आर्टिकल 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बताया गया। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके बारे में 338 के अंदर बताया गया है। और 338 ए के अंदर दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 338 और 338 ए। आर्टिकल 343 है दोस्तों कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ये आर्टिकल 343 के अंदर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन बना है यहाँ से भी। आर्टिकल 345 ये बोलता है किसी राज्य की आधिकारिक भाषा, जैसे अलग अलग स्टेट अपनी राज्य की स्टेट लैंग्वेज जैसे वो बनाते हैं ना, तो ये आर्टिकल 345 के अंदर बताया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु वगैरह है, अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग राजभाषा रख सकते हैं, 345 के अंदर ये सारी बातें बताई गई हैं। आगे 351 के अंदर बताया गया कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ डायरेक्टिव दिए गए हैं, कुछ निर्देश दिए गए हैं, आर्टिकल 351 के अंदर बताया गया है। आगे दोस्तों ये तीन आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352, 356 और 360, ये इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352 के अंदर बताया गया नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी मतलब जब कोई युद्ध वगैरह होता है, ठीक है, तो आर्टिकल 352 के तहत ही नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियोस पढ़ी है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आर्टिकल 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार और कब कब लगी है। आर्टिकल 356 बोलता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी राज्य की सरकार वगैरह गिर जाए तो उस टाइम पे राष्ट्रपति शासन वहां पे लागू हो जाता है। आगे 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भारत में आज तक कभी लगी नहीं है, वित्तीय आपातकाल इसको बोलते हैं, आर्टिकल 360। तो तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, 352, 56 और 60 इमरजेंसी से रिलेटेड है ये। आगे है दोस्तों आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। इसका मतलब क्या है सिंपल सी लैंग्वेज में, कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको काफी सारे प्रोटेक्शन और राज्यपाल को काफी सारे प्रोटेक्शन दी गई हैं। एक तो जैसे जब भी अपने कार्यकाल के अंदर होते हैं, जो भी ये काम करते हैं, ये उस काम के लिए किसी भी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होते हैं ये। ठीक है, इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक ये इसमें के अंदर रहते हैं, अपने राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के अंदर रहते हैं। हाँ, जो इम्पीचमेंट वगैरह की प्रोसेस है वो कर सकता है, वो इससे बाहर रखी गई है, 361 से बाहर रखी गई है। आगे दोस्तों आर्टिकल 368, इसके अंदर संविधान के अंदर जो संशोधन होते हैं, जो अमेंडमेंट होते हैं, इनकी प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 368 के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से संविधान के अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते थे हमने सबको डिस्कस किया है एक एक करके। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।